नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं। देखिए, हम सबको पता है कि कोरोना जैसी महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते आप लोगों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ज़रूर हुई है। तो आने वाले कुछ दिनों में यानी 1-2 दिन बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और उन एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करो। यूँ कहूँ तो पूरे 100 में से 100 अंक प्राप्त करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए इस किताब से मैंने कुछ 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हम उन प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे तो उनकी जगह अगर संख्या चेंज करके हमको दे तो भी हम उनको हल कर पा सकेंगे। तो देखिए, हम इस पहले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक जो पेपर में प्रश्न आते हैं, छोटे 1 नंबर वाले प्रश्न जो आते हैं, उन प्रश्नों में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं 30 प्रश्न। तो उन 30 प्रश्नों का हल हम इस वीडियो में करेंगे और आने वाले कल और परसों 2 दिन में हम बाकी के जो प्रश्न हैं वो भी हम सोल्व करके आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 32 का सूत्र निखिलम से वर्ग करो। यानी वैदिक गणित से एक प्रश्न 1 अंक का आएगा जिसमें हमें ये देखना है कि ये जो मैंने प्रश्न लिया है उसमें हमें 32 का वर्ग करना है। किस विधि से करना है? सूत्र निखिलम से करना है। अब देखिए, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझना है। अगर मान लो कि ये संख्या 32 नहीं आए, उसकी जगह दूसरी आए, तो वो भी आप कर पाओ आसानी से। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, ये जो 32 है उसको आपको 32 लिखना है, प्लस ये जो इधर का अंक है इसको आपको इसके आगे लिखना है योग में। आपको इसको कोष्टक में बंद करना है। यहाँ पर जो अंक है यानी इधर का जो अंक है वो बाहर लिखना है, ओब्लिक करना है, और ये जो इधर का अंक है उसका आपको स्क्वायर करना है। ये आपको काम करना है। देखिए, ये संख्या लिखनी है, प्लस में इधर का अंक लिखना है, कोष्टक में बंद करना है, इस तरफ इधर का अंक लिखना है और ओब्लिक करके उस तरफ के अंक का वर्ग करना है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणा 32 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा कर दीजिए। अब 34 का गुणा 3 से कीजिए तो देखिए 4 3 12, हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, और ओब्लिक में क्या है? बाद 4 है। तो देखिए, यहाँ से आप क्या कीजिए, ओब्लिक हटा दीजिए तो आपका उत्तर क्या आ गया? 1024 आ गया। अब देखिए, इस 32 की जगह और कोई संख्या आए और उसका वर्ग करना हो तो आप इस तरीके से कर पाओगे। चलिए, हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है समीकरण। हमें एक समीकरण दे रखा जिसमें 2 कोष्टक में x + 1 बराबर में 7 कोष्टक में x + 1 है। अब इसको हमें क्या करना है? सरल करना है, इसका उत्तर निकालना है। तो देखिए, वैदिक गणित में ही जो अपना बीज गणित है उसमें जो बात पूछी गई है उसमें कुछ नियम दिए गए हैं शून्य साम्य समुच्चय के। उसमें जो पहला नियम है उसमें कह रहा है कि दोनों पक्षों में या जो सभी पक्ष दिए हमें उनमें जो पद हैं उनमें अगर x उभयनिष्ठ है या कोई चीज़ उभयनिष्ठ है तो उसके बराबर हम 0 रख देंगे तो हमें उस चर का मान मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, उभयनिष्ठ कौन है? देखिए, ये कोष्टक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ लिख दोगे शून्य साम्य समुच्चय के प्रथम नियम या अर्थ और अनुप्रयोग से आप लिख दोगे x + 1 के बराबर में क्या? 0। तो यहाँ आप सोल्व करोगे तो x बराबर ये 1 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? -1। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसमें भी हमें एक समीकरण है दे रखा है, वैदिक गणित का ही है। देखिए, समीकरण है x + 1, दूसरा है x + 2 यहाँ ऐसे, और बराबर में है ये जो तीसरा है कोष्टक उसमें है x + 3 और उससे आगे है x + 4। और इसे हमें क्या करना है? सरल करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए, हमारे वैदिक गणित में जो बीज गणित दे रखी है उसके अंदर हमें ये जो अनुरूपीयन के जो नियम दे रखे हैं, सूत्र दे रखे हैं, उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर हमने क्या देखा था कि यदि x + a x + b बराबर में x + c और x + d हो तो x का उत्तर निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए, x का उत्तर निकालने का सूत्र मैंने आपको वहाँ पर प्रश्नावली जब पढ़ी है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने सूत्र अच्छे से समझाए हैं। तो देखिए, वहाँ पर सूत्र क्या था? आप यहाँ लिखिए AB
माइनस यहाँ लिखिए CD, नीचे लिख दीजिए ABCD। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ दोनों जगह माइनस लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान रख देना है। देखिए AB, यहाँ पे आपको देखो पहले C इंटू डी लिखना है। तो C का मान देखो ये A का, ये B का, ये C का, ये D का। तो पहले C इंटू डी लिखना है, यानी 3 इंटू 4 लिखना है। ये 3 इंटू 4 माइनस आपको A इंटू B लिखना है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 बटे में लिखना है आपको देखो 1 2 3 4 पूरे लिखना है, 1 2 3 4। यहाँ आपको प्लस लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है। तो देखिए 3 और 4 का गुणा करोगे तो 12 हो जाएंगे, माइनस 2 और 1 का गुणा करोगे तो 2 बटे में देखो ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 3, ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे हो जाएंगे 7। तो देखिए यहाँ पे 2 घटाओगे 12 में से तो 10 बटे में ये देखो माइनस के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप और काटोगे आगे तो देखिए 2 की टेबल से कटेंगे 5 बटे 2 और आंसर आएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऐसे भी यहाँ और 3 नियम है तो उनको भी आपको देखना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, छोटे प्रश्न। तो देखिए आगे हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखिए। देखिए दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, A बराबर BQ प्लस R, ये आपको लिखना है। और इसके साथ में आपको ये भी लिखना है, इसकी सीमा लिखनी है। देखिए क्या हो जाएगी, यानी सेंसफल है वो क्या होता है, या तो 0 होता है या 0 के बराबर होता है, और जो B है जो भाजक है उसे छोटा होता है। ये आपको यहाँ लिखना है। तो ये हो गया चौथे प्रश्न का आंसर। पांचवा प्रश्न है 75 व 243 का HCF निकालिए। देखिए हमें दो संख्याएं दे रखी है, 75 व 243, इनका हमें HCF निकालना है। देखिए एक प्रश्न आपके जरूर आएगा HCF का, और HCF आपको निकालना आना चाहिए। अब मैंने ये संख्या ली है, जरूरी नहीं है कि यही संख्याएं आए, संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन आपको HCF निकालना आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा दोगे। 243 में भाग लगा दोगे 75 का भाग लगाओगे तो देखो 3 बार जाएगा 225 होगा। ये आप यहाँ से घटाओगे तो देखिए 13 में से 5 घटाओगे 8, 3 में से 2 घटाओगे 1, 18 बच गया। और 18 का भाग लगा दोगे, यहाँ सेंसफल 0 नहीं है ना, तो ये वाली संख्या आगे उधार दो 75 में दोगे तो 4 बार भाग जाएगा और 72 हो जाएगा। ये घटाओगे तो सेंस कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 सेंसफल है वो 0 नहीं है ना, 3 आया है, तो 3 का भाग इस 18 में लगा दो। 18 में 3 का भाग लगाओगे तो 6 बार जाएगा, 18 होगा, और घटाने के बाद सेंसफल क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो हमारा HCF क्या होगा, देखिए किसका भाग लगाया, 75 का लगाया तब 0 आया क्या, नहीं। 18 का लगाया तब 0 आया क्या, नहीं। 3 का लगाया तब 0 आया क्या, हाँ आया। तो किसका लगाया तब आया, 3 का लगाया तब आया। तो अपने इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आप चाहो तो इनको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, A बराबर BQ प्लस R में, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप अध्याय नंबर 2 जाके अपने YouTube पर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आगे 6 नंबर प्रश्न है अपना 17/8 का दशमलव शांत है या अशांत। देखिए आपको छोटे प्रश्न में जब पूछेगा तब आपको इतना ही पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आपको दशमलव प्रसार निकालना नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो आगे आने वाले जो प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, उनमें जरूर पूछेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत होने का पूछ रहा है, तो आपको हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 17 तो रहने दीजिए, इस हर के अभाज्य गुणनखंड करोगे, यानी 8 को क्या लिखोगे आप, 2 की घात 3। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, नीचे जो हर के अभाज्य गुणनखंड करते हो वो या तो होने चाहिए 2 या होने चाहिए 5, या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन इनके अलावा कोई और अंक है तो वो क्या है, अशांत है, वरना क्या है, शांत है। अगर 2 है, 5 है, 2 और 5 दोनों है तो शांत है, और उनके अलावा कुछ और है तो वो क्या है, अशांत है। तो यहाँ लिखोगे आप, लिखोगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये आपको करना है इसमें से। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 के अलावा कुछ आता तो आप लिख देते इसके रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 है। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। देखिए हमको
इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ये याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के लसअप और मैसअप के। तो ये नियम याद रखना है। तो देखो A इंटू बी का मान आपको पहले से ही दे रखा है कितना, 1080 बराबर में आपको क्या दे रखा है, इस प्रश्न के अंदर आपको महत्तम समापवर्तक यानी HCF 30 दे रखा है, आपको LCM बताना है। तो LCM बताने के लिए आप क्या करोगे, LCM बराबर 1080 के भाग में चले जाएंगे कौन, 30। क्यों, LCM के गुणे में 0 से 0 कैंसिल कर दो और देखिए 3 की टेबल बोल के यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 बार जाएगा, 1 बचेगा 6 3 18 यानी 36 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इन दोनों का LCM है वो संख्याओं का 36 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ये प्रश्न अध्याय नंबर 6 का प्रश्न है, तो इसमें से मैंने एक प्रश्न ही लिया है। देखिए बाकी के प्रश्न जो भी है ये चेंज हो सकता है, ये नहीं ये सेम टू सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे चेंज हो सकता है। लेकिन आपको इसमें विशेष रूप से क्या आनी चाहिए, सारणी आनी चाहिए। देखिए आपको सारणी देखना है अनुपात वाली, तो देखिए आपको पता है अध्याय नंबर 6 में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके मान रखने हैं और आपको इसको सोल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए साइन 30 का मान रखना है जो क्या है 1/2, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस 2 के 2 रख दो। कोस 45 का मान रखना है जो क्या है 1/√2 और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। फिर प्लस 3 टेन 60 का मान रखना है, टेन 60 का मान है √3 और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब इसको आप सोल्व कर लोगे, 1/2 का वर्ग करोगे तो 1/4 प्लस 2 के 2 1/√2 का वर्ग करोगे तो 1/2 हो जाएंगे, प्लस 3 और √3 का वर्ग करोगे तो कितने हो जाएंगे, सॉरी बिना रूट के 3 हो जाएंगे। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/4 प्लस यहाँ 1 बचा प्लस 3 और 3 का गुणा करोगे तो 9, 1 और 9 हो जाएंगे 10 और 1/4 है तो इसके पीछे लगा दो तो 10 से 1/4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। 9 नंबर प्रश्न है tan 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बट्टे में भी आ सकती थी, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है प्रश्नावली 7.2 से छोटा प्रश्न एक पूछ लिया जाता है। तो देखिए आपको इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को जैसा है वैसे ही रखना है, एक को चेंज करना है। तो हम पहले को वैसा ही रख देते हैं जैसा है, माइनस देखिए ये कोट को कोट लिख दीजिए, यहाँ कोष्टक में आप 90 में से क्या घटाओ कि 51 हो जाए, तो आप यहाँ लिख दीजिए 90 में से हम क्या घटाएं कि 51 हो जाए। तो देखो 90 में से आप नहीं सोच पा रहे हो तो ये संख्या देख लो क्या है 39, ये हो जाएगा। अब देखिए tan 39 डिग्री माइनस, देखो इस कोट 90 माइनस थीटा का क्या बनता है, tan बनता है, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा कितना है 39। देखो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाएंगे, मतलब अगर इसका मान 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या रहेगा पीछे 0 रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अगर ये चीज़ बट्टे में होती तो उत्तर क्या आता 1 आता, तो ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए आगे प्रश्न नंबर 10 है अपना साइन 65 डिग्री है, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर में उत्तर लाना 2 कोस 25 डिग्री, ये आपको उत्तर लाना है। देखिए हमें उत्तर में कोस लाना है, कोस 25 लाना, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखो साइन को साइन ही लिखेंगे, साइन लिख दिया, 90 में से क्या घटाएं कि 65 रह जाएं, तो ये 25 लिख दो आप, 25 डिग्री प्लस कोस, यहाँ कोस लिखना कोस 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, तो कोस थीटा कितना 25 डिग्री प्लस यहाँ पर भी क्या है कोस 25 डिग्री। तो ये जोड़ोगे 1 कोस और 1 कोस हो जाएंगे 2 कोस 25 डिग्री। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 10 जो 7.2 प्रश्नावली से हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न जो अपना 11 नंबर प्रश्न है वो आगे है प्रश्नावली नंबर 8 से। देखिए यहाँ पे प्रश्न है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है। देखिए ये तो है अपनी दीवार और यह है सीढ़ी। अब सीढ़ी की लंबाई हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे 15 मीटर दे रखी है, ये वाली जो दूरी है लंबाई है 15 मीटर है।
और ऊर्ध्वाधर ये जो दीवार है, दीवार के शिखर तक पहुंचती। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, देखिए ये यहाँ से मिलाएंगे। अब देखिए सीढ़ी दीवार के साथ कहाँ पर टच हो रही है, यहाँ पे हो रही है, वहाँ पर, यहाँ पर हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। देखिए हम अधिकतर प्रश्नों में जो कोण बनता है हमारा यही बनता है, हम यही बनाते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कोण वहाँ बनेगा 60 डिग्री का। अब देखिए कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी ये हमको बताना है। अब इस त्रिभुज का हम नाम दे देंगे ABC। अब देखिए ये देखो, अगर थीटा यहाँ है तो कर्ण तो ये रहेगा ही, लेकिन ये क्या रहेगा, आधार रहेगा। और ये क्या रहेगा, अपने ये वाली चीज़ क्या रहेगी, लंब रहेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये तो है आधार, ये है कर्ण। तो आधार और कर्ण का बनेगा कोस। कोस कितने डिग्री, 60 डिग्री। बराबर में आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने आधार बटा कर्ण। तो आधार है h बटा कर्ण कितना है, 15 है। तो देखिए कोस 60 का मान रखना है। तो कोस 60 का मान क्या है, 1/2 बराबर में h बटा 15। तो इसको सोल्व करोगे, h का 2 से गुणा करोगे तो 2h बराबर 15 का 1 से गुणा करोगे तो 15, और आपको h का मान मिल जाएगा 15/2, या आप लिख सकते हो 7.5। तो ये 7.5 मीटर दीवार की ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर है अपना 12। एक मीनार के आधार से, देखिए एक मीनार है, ये मीनार है, ये इसका आधार है। मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित, ये यहाँ से आधार से 100 मीटर दूरी है, यहाँ पर कोई बिंदु है। इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर देखने पर ये जो कोण है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ये क्या होगी ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये लंब है, ये आधार है, और लंब और आधार का क्या बनेगा, लंब और आधार का बन जाएगा tan। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में लिखोगे tan कितने डिग्री, 30 डिग्री। बराबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, देखो लंब h बटा आधार है वो कितना है, 100। तो देखिए यहाँ पे tan 30 का मान रखोगे जो क्या है 1/√3 बराबर में h बटा 100। इसमें वज्र गुणा करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा h बराबर में 100/√3। देखिए कैसे मिलेगा 100/√3, ये देखो इसका 1 से गुणा करोगे 100, इसका करोगे तो √3h, √3 इसके h के गुणे में वहाँ चले जाएंगे भाग में। आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, और आप चाहो तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो। परिमेयकरण करोगे तो √3 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुणा करोगे तो ऊपर तो हो जाएंगे 100√3, बटे में हो जाएंगे बिना रूट के 3। तो ये भी आंसर आ जाएगा। और आगे निकालना तो √3 का मान 1.732 रख के उसका 100 से गुणा करके 3 का भाग लगा सकते हो। आगे भी उत्तर आप दे सकते हो इसका। आगे देखिए अपना अगला जो प्रश्न है वो है अपने अध्याय नंबर 10 से, और वो है अपने बिंदु पथ। तो उसमें है घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। देखिए हमने जो अध्याय पढ़ा है तब बेसिक में अच्छे से जाना है सारी चीज़ें। तो देखिए ये घड़ी है, और घड़ी का ऐसे यहाँ पेंडुलम होगा, और ये पेंडुलम क्या करता है, ऐसे गति करता है ऐसे। देखिए ये तो पूरा वर्त होता है, और ये इतना सा भाग वर्त का क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का जो बिंदु पथ है वो होगा वर्त का चाप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको मैंने बेसिक में अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु की बात करें, बिंदु पथ की बात करें तो वर्त बनेगा। ये एक बिंदु है, इससे समदूरस्थ ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु की बात करें तो उन दोनों बिंदुओं को जो मिला देते हैं तो उस रेखा का वो बिंदु पथ क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है या लंब अर्धक करता है। ठीक है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होगा, उन्हें मिलाने वाले रेखा का लंब अर्धक या लंब समद्विभाजक। अब तीन बिंदुओं की बात करें तो तीन बिंदुओं से क्या होगा, तीनों बिंदु अगर सीधी रेखा पर है तो बिंदु पथ का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तीनों बिंदु सीधी रेखा पर नहीं है, असमरेख है, तो उनसे तीनों बिंदुओं को बारी बारी मिलाएंगे। मतलब ये तीनों बिंदु ऐसे हैं जो असमरेख है, इनको बारी बारी ऐसे मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा। अगर शीर्षों से समदूरस्थ है तो बनेगा परिकेंद्र, अगर भुजाओं से समदूरस्थ है तो बनेगा अंत्यकेंद्र। ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो हो गई बिंदुओं की बात। रेखाओं की बात करें, दो रेखाओं की बात करें, या पहले एक रेखा की बात कर लेते हैं। एक रेखा की बात करें तो एक रेखा के दोनों ओर दो समांतर रेखाएं होगी। अगर आपको कहे कि एक रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा तो कहोगे रेखा के दोनों ओर दो समांतर रेखाएं। अब दो रेखाओं की बात करें तो कंडीशन हो जाएगी दो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एक तो समांतर रेखाएं होगी और एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। समांतर होगी तो उनके बीच में एक समांतर रेखा होगी, और अगर प्रतिच्छेदी है तो देखिए अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो इनसे समदूरस्थ कोई बिंदु है तो ये बिंदुओं का पथ इस कोण, जो इन रेखाओं द्वारा जो कोण बनता है इसका क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा घड़ी का हमने देख ही लिया, और
और क्या है इसमें समतल पर लुढ़कने वाली जो वस्तुएं हैं उनका समतल की समांतर एक रेखा होगी। अब वस्तु का नाम दे करके दे, गोले का, गेंद का या टायर का, तो आप क्या कहोगे, समतल की समांतर एक रेखा। तो ये बिंदु पथ की सारी चीज़ें इसमें हो गई। उसके अलावा भी मैंने एक प्रश्न लिया है, वह त्रिभुज क्या कहलाता है जिसके लंब के अंदर, परि के अंदर और अंत्य के अंदर समपाती हो। तो ऐसा होता है समबाहु त्रिभुज में। इसके जो सारे केंद्र हैं वो एक ही बिंदु पर होते हैं, समपाती होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे अगला जो प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। देखो अभी हमने बात की थी, यहाँ त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ हो तो क्या बनता है, परिकेंद्र बनता है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 15। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 16 जो अपने प्रश्नावली नंबर 11 से है। देखिए प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छोटे त्रिभुज की माध्यिका 10 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत माध्यिका होगी। देखिए हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये प्रश्न नंबर अपने 16 है, जिसमें देखो दे रखा है कि AR, पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC, कोई भी नाम ले लेते हैं, त्रिभुज ABC। यहाँ पर आपको नाम दे भी रखा है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, अपने त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखिए इनका क्षेत्रफल भी दे रखा है, AR त्रिभुज ABC कितना है ये दे रखा है, और बटा AR त्रिभुज PQR कितना है ये भी दे रखा है। ये अनुपात में लिख देते हैं इनको, इसका तो 25 है, इसका 36 है। और आपको देखो जैसे दो त्रिभुज बनाएंगे हम, ये वाला ABC बनाएंगे और ये वाला PQR बनाएंगे, तो देखिए ये माध्यिकाएं होगी ऐसे। तो देखो हमने पर में पढ़ा था 11.13, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसके साथ में संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के समान भी होता है, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के भी समान होता है, और संगत शीर्ष लंबों के जो वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है। तो यहाँ हमें क्या दे रखी है, माध्यिकाएं दे रखी है। तो देखो माध्यिकाएं मान लो यहाँ m मानेंगे या n होगा, तो AN और PM। तो हमें AN, ये AM दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, इस प्रश्न के अंदर 10 दे रखा है। आपको क्या बताना है, PN बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पर में 11.13 से या 13 के अनुसार हम लिखेंगे AR त्रिभुज ABC बटा है AR त्रिभुज PQR बराबर में है, इनकी संगत माध्यिकाएं कौन है, AM बटा PN, और इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इनका मान दोनों का दे रखा है कितना, 25/36 बराबर में AM बटा PN का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। अंडरूट निकालोगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 6 बराबर में AM बटा कौन है, PN है। अब देखिए AM का मान हमारे पास है प्रश्न में, तो यहाँ क्या रख देते हैं, AM की जगह 10 रख देते हैं। तो देखिए 5 से 10 कट जाएंगे 2 बार। देखो यहाँ 1 बचा, A का PN से गुणा करोगे तो PN बराबर 6 का गुणा 2 से करोगे तो 12। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है वो है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो। देखो हमें एक त्रिभुज दे रखा ABC जिसमें ये DE लाइन समांतर है BC के, मतलब ये लाइन और ये लाइन समांतर है। अगर समांतर हो एवं AD 6 सेंटीमीटर, ये वाले 6 सेंटीमीटर है, और DB ये वाली 9 सेंटीमीटर है, और AE ये वाली 8 सेंटीमीटर है, तो AC का मान क्या होगा ये हमको बताना है। इस प्रश्न में AC के बराबर में क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए हमने पर में 11.1 BPT पर में, जिसमें हमने जो आधारभूत आनुपातिकता पर में था, थेल्स पर में था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ये लाइन इसके समांतर है तो इन दोनों का अनुपात बराबर होता है इन दोनों के, यानी AD बटा ये DB बराबर AE बटा EC होता है। तो पहले हम इसी का मान निकालेंगे जिसको हम x मान लेते हैं, फिर ये वाला मान ये वाला जोड़ देंगे तो पूरा ऐसे ही हमको मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, ये पूरा लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या समांतर है, DE समांतर है BC के, अतः BPT से क्या मिल जाएगा आपको, AD बटा DB बराबर में है AE बटा EC, ये बराबर है। अब देखिए यहाँ पे आप मान रख दोगे, AD का मान कितना है 6 है, DB का कितना है 9 है, ये कितना है 8 है, EC का मान क्या माना हमने, x माना है। वज्र गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 6x बराबर में 9 × 8, ये गुणा करोगे तो x बराबर में 9 × 8 के भाग में कौन जाएंगे यहाँ से 6,
तो देखिए 3 की टेबल से 6 कटेंगे 2 बार, ये कटेंगे 3 बार, 2 की टेबल से ये कटेंगे 4 बार, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 आंसर आ जाएगा। 12 किसका आंसर है, एक्स का है। हमें किसका बताना है, एसी का मान बताना है। तो देखिए एसी में एक तो 8 है, एक क्या है 12 है, तो 8 + 12 कर लो, कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न नंबर है 18, और 18 नंबर प्रश्न है वो 12वीं प्रश्नावली से है, वर्ग प्रश्नावली से है। देखिए मैं यहाँ पर प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, उत्तर लिख रहा हूँ, प्रश्न में बोलते हुए जा रहा हूँ। तो आपको क्या है कि इस वीडियो के साथ में मैं इसकी फ़ोटो खींच के ये प्रश्न भी आपको साथ में अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखिए अपना जो 18 नंबर प्रश्न है वो है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी क्या है। देखिए हमको एक वर्त दे रखा है, ये वर्त है अपना, और इस वर्त के अंदर हमें एक जीवा दे रखी है। ठीक है, जीवा की लंबाई कितनी है 24 है, और इसका ये केंद्र है O मान लेते हैं, और ये जो त्रिज्या है वो दे रखी है 13, और ये यहाँ से हमें दूरी बतानी है। तो यहाँ AB नाम दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं P। देखो हमें दूरी OP बतानी है क्या है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि ये जो केंद्र है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजन करता है। केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है। तो मैं लिखूंगा केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है। अतः हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये जो लाइन है इसको 2 भागों में बांट देगी। तो AP बराबर में BP बराबर में हो जाएगा 24/2 यानी 12। इधर का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन आती है वो समद्विभाजन के साथ में या 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो देखो ये जो समकोण त्रिभुज ये लेंगे, समकोण त्रिभुज AOP में बोधायन पर में से देखिए हमें OP का मान निकालना। तो OP² बराबर कर्ण कौन है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कौन है 12, ये 12 का स्क्वायर घटाना है। तो देखो यहाँ पे आप लिख दोगे, एक बार तो लिख दो 13 + 12, एक बार लिख दो 13 - 12, क्यों A² - B² की सरसमीका लग रही है यहाँ पर OP² बराबर। तो देखो 13 और 12 जोड़ोगे तो 25, और ये गुणे में ये घटाओगे तो 1, इनका गुणा करोगे तो 25। तो OP का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर लग जाएगा 25 के, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ये केंद्र से जो दूरी है इस जीवा AB की वो कितनी है 5 है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है अपना ये 18 नंबर था। 19 नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि आकृति में यदि हमें एक आकृति दे रखी, तो मैं पहले आकृति बना लेता हूँ। ये हमें आकृति दे रखी जिसका केंद्र O है, इसकी एक जीवा है AB, यहाँ इसको इससे मिला देते हैं, और उसके साथ में यहाँ पे एक बिंदु लिया हुआ C, और इसको इससे मिलाया गया है, और आपको ये कोण दिया है 40 डिग्री। आपको पूछा है इस प्रश्न में कि कोण ACB का मान क्या है, कोण ACB बराबर क्या होगा, यानी ये कोण आपको पूछा है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न है, उसमें आपको मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, अगर आपको ये चीज़ दे दे और ये चीज़ दे दे, मतलब ये पूरी दे दे या ये चीज़ दे दे, तो ये भी आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। अगर आपको क्या चीज़ दे दे, ये दे देवे और ये दे देवे, और आपको ये पूरी पूछे तो भी आप निकाल सकते हो। पहले ये निकलेगी, उसका डबल कर दोगे तो ये हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ये कोण दिया है ये बताना है। तो सबसे पहले लिखोगे कि त्रिभुज AOB में OB के बराबर में, ये OA के बराबर में OB है, क्यों है, A की वर्त की क्या है त्रिज्या है, ये इसलिए बराबर है। अतः यहाँ मैं कोण नंबर 1 अंकित कर दूँ। अतः कोण नंबर 1 है वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण भी बराबर होंगे। कारण लिख दो आप आगे, समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, या कारण लिख दो। अब देखिए आप ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों को जोड़ोगे, यानी देखो एक तो कोण O है, एक ये 40 है, दूसरा जो 1 नंबर है ये भी कितने का है 40 है, ये मिलके कितने के होंगे 180 डिग्री होंगे। अब देखिए आपको कोण O का मान निकालना, तो ये 40 40 80 जाकर उधर घटेंगे 180 में से, तो कितने बचेंगे पीछे 100 बच जाएंगे। अब देखिए 100 डिग्री का ये वाला कोण है। अब देखो आपको पता है कि इस कोण का ये डबल होता है और ये कोण इस कोण का आधा होता है, क्यों होता है पर में 12.8 से। तो यहाँ लिखेंगे कोण ACB है वो 1/2 है किसका, कोण O का, कारण है पर में 12.8 से। क्यों, हमने 12.8 में ये पढ़ा था, किसी वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग पर बने कोण का
दुगुना होता है। तो देखिए कोण ACB कितना हो जाएगा, ये 2 मतलब यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/2 इंटू वो का मान कितना है 100, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। आपको ये 50 दे के ये पूछे तो भी आप बता सकते हो, ये 50 है तो ये हो जाएगा 100 और ये 100 है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। 180 में 100 घटा दो, पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा आपने 80। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो 40 का ही हो जाएगा। तो ये भी आप ऐसे कर सकते हो। आगे देखिए अपना प्रश्न नंबर जो 20 है, बीस नंबर प्रश्न है अपना। आकृति में यदि हमें एक आकृति दे रखी है, पहले आकृति बना लेते हैं। ये वाली आकृति है जिसका केंद्र O है, ठीक है। इस आकृति में आपको यहाँ पे A दे रखा है बिंदु, और यहाँ पे C दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है B। देखिए इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया और इसको इससे मिलाया गया। आपको ये कोण दे रखा है 20, आपको वो चाहिए कितना है। तो देखिए आप यहाँ लिखोगे इसके हल में कि कोण ये जो AOC है वो डबल होता है किसका, कोण ABC का। क्यों होता है, पर में 12.8 से। देखिए ये कोण इस कोण का डबल होता है, ये 12.8 से। अभी हमने बात की थी पिछले प्रश्न में, तो कोण AOC हो जाएगा आपके 2 × 20, 20 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो देखो ये इस प्रश्न के अंदर पूछा था तो ये 40 हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको ये प्रश्न दे दूँ एक जोड़ के, आपको ऐसा दे दिया मैंने ये कोण, तो क्या होगा, ये कोण कितने का होगा, ये भी कितने का होगा, मतलब ये 20 का, तो सीधा 20 का निकाल सकते हो। अगर आपको ये केंद्र वाला बात नहीं दे करके, मतलब ये जो मैं नया प्रश्न जोड़ रहा हूँ इसमें ये वाली बात नहीं देके, ये कोण देके आपको ये पूछे तो ये 20 का, तो ये भी कितने का होगा 30 का होगा, क्योंकि एक ही चाप द्वारा बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे प्रश्न नंबर देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है। देखो एक पासा फेंकते तो कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम हो जाएगा एक पासे पर। देखो 1 से 6 तक लिखे होते हैं अंक, 1 2 3 4 5 और 6 टोटल हो गए कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, सम की बात करें तो 2 सम है, 4 सम है और 6 सम है। आपको प्रायिकता बतानी है, प्रायिकता बतानी है तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे अनुकूल परिणाम, नीचे लिखोगे कुल परिणाम। तो देखो ये तो टोटल परिणाम कितना है 6 है, और इसके टोटल परिणाम कितने हैं 3 है, तो 3/6, यानी ये ऊपर लिख दोगे अनुकूल और कुल नीचे, तो ये काट पीट के करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ये प्रायिकता का प्रश्न था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22 है, 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। 12 टिकट है जिस पर 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो कुल परिणाम कितने हो गए 12 हो गए। आप चाहो तो यहाँ लिख दो कुल परिणाम। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है वो कितना है 22 नंबर प्रश्न है। अब देखिए आपको इसमें से प्रश्न आगे पूछा है, यदि उनमें से कोई एक टिकट का चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता हमको बतानी है इसमें। तो देखिए आपको यहाँ लिखना अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होंगे, देखो 2 का भाग जाने वाले और 3 का, दोनों का भाग जाने वाली संख्या कहाँ है, देखो 2 का भाग जाने वाली 2 है, 3 का भाग जाने वाली है, 4 2 का भाग जाने वाली है, 6 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, 8 में 2 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में 2 का जाता है और 12 में 2 और 3 दोनों का ही जाता है। तो ऐसे परिणाम कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ऐसे परिणाम हो गए 8। प्रायिकता बतानी है तो प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा, कुल परिणाम नीचे लिखेंगे 12, अनुकूल लिखेंगे ऊपर। 4 की टेबल से 2 बार, ये 3 बार, 2/3 हो गया ये प्रायिकता। इसमें वो और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, विषम संख्या का भी बन सकता है, सम संख्या का भी बन सकता है। विषम का कहे तो आप इसमें देख लोगे विषम कितनी है, टोटल तो 12 रहेंगे नीचे, विषम कितनी है ऊपर हो जाएगी। सम का कहे तो सम गिन के ऊपर लिख दोगे, भाज्य संख्या का कहे तो भाज्य कितनी है वो गिन के लिख दोगे, और अभाज्य का कहे तो वो भी आप गिन के ऊपर लिख दोगे। आप भाज्य और अभाज्य की बात करें तब आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि संख्या 1 है वो न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, तो उसको भाज्य और अभाज्य में नहीं गिनना है। और उसके अलावा आपको 5 से बड़े कितने हैं, 5 से छोटे कितने हैं, या 6 से बड़े कितने हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं जिसकी आप उत्तर दे सकते हो आसानी से। आगे प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है 2 बार उछाला जाता है। कम से कम एक चित्त की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो चित्त आने की प्रायिकता बतानी। देखो एक सिक्के को हम उछालते हैं तो देखो दोनों बार हेड आ सकता है, ठीक है,
एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड, ऐसे भी हो सकता है परिणाम, और दोनों में टेल आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 4। अनुकूल परिणाम कम से कम चित्ती आपको, देखो हम यहाँ सीधी सी नॉर्मल सीधी बात करते हैं भाई, एच कितने घरों में, ये 1 2 3 4 घर है, इसमें एच कितने में, 1 में 2 में 3 में। अगर टी की बात करें तो भाई टी भी कितने में, 1 में 2 में और 3 में है, एक घर में नहीं है, एक घर में टी नहीं है, एक घर में एच नहीं है। तो देखो ऐसे बात करा, कम से कम एक चित्त या पट होने की बात कर रहा है, तो ऐसे 3 जगह हैं तो 3/4 हो जाएगा। न होने की बात करें तो 1 में नहीं है तो 1/4 हो जाएगा, 1 में से हम घटा देंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि यदि पी ए यानी एक अपना 24 नंबर प्रश्न है कि पी ए यानी प्रायिकता होने की, घटना घटने की प्रायिकता होने की प्रायिकता है 0.62, तो ए नहीं की प्रायिकता यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता कितनी है? देखिए हमारा ये सूत्र है पी ए मतलब किसी घटना घटने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ए डैश लिखा मैंने, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मान हमको दे रखा है 0.62 प्लस पी ए डैश बराबर में 1। तो देखिए पी ए डैश का मान आपको बताना है तो 1 में से आपको क्या घटाना है? 0.62 घटाना है। देखिए यहाँ पे समस्या होती है कुछ लोगों को ये घटाने में। तो देखो ये तो पैसे हैं और ये रुपए हैं, तो 1 रुपये को पैसों में बदलो, कितने हो जाएंगे? 100 पैसे में से 62 पैसे घटा दो तो 38 पैसे रहेंगे। अब यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, 0 लगाना है। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है किसी घटना की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है? तो ये देखो अभी हमने यहाँ लिखा था 1 होता है, यानी 25वें प्रश्न का उत्तर है वो 1 हो जाएगा। किसी घटना की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे प्रायिकता के प्रश्न। अब आगे जो 5 प्रश्न है वो है सड़क सुरक्षा से। देखिए सड़क सुरक्षा से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रश्न है। हमारा जो 26वां प्रश्न है वो है पीयूसी का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा प्रदूषण प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र हो जाएगा, नियंत्रण प्रमाण पत्र। ठीक है, अब जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में लिख दें पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये पीयूसी का नाम हो जाएगा। उसके अलावा 27वां जो प्रश्न है वो है 19, 20, 21 को लयबद्ध तरीके में गिनने में कितना समय लगता है? 19, 20, 21 को हम लयबद्ध तरीके से गिनते हैं तो समय लगता है 1 सेकंड। तो ये आपको याद रखना है। आगे जो अगला प्रश्न है वो है 28 नंबर प्रश्न है रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए। देखिए रुकने की दूरी का सूत्र है प्रतिक्रिया दूरी बराबर अवरोध दूरी प्लस क्या हो जाएगी? ये रुकने की दूरी का है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। तो यहाँ देखो लिखेंगे रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ये इसका सूत्र हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 29 है। यहाँ पे आपको दे रखा है कुल रुकने की दूरी दे रखी है, कुल रुकने की दूरी इस प्रश्न के अंदर दे रखी है आपको 54 मीटर और प्रतिक्रिया दूरी आपको दे रखी है 18 मीटर। पीछा करने की दूरी आपको बतानी है। तो पीछा करने की दूरी के लिए आपको देखो सूत्र लगाना होगा, क्या लगाना होगा? कुल रुकने की दूरी बटा प्रतिक्रिया दूरी, यानी कुल रुकने की दूरी बटा प्रतिक्रिया दूरी। तो यहाँ पे देखो कुल रुकने की दूरी कितनी है? 54 है और ये कितनी है? 18 का 54 में भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसमें आ जाएगी पीछा करने की जो दूरी है वो आ जाएगी 3 मीटर। तो ये इस प्रकार से प्रश्न है। ये जो मैंने प्रश्न लिया 29 नंबर जो है अपने सड़क सुरक्षा में लास्ट में एक सारणी दे रखी है, उस सारणी से मैंने प्रश्न लिया उठा के एक की लिया है। तो वो पूरी सारणी आपको देख लेनी है, बड़ा अगर प्रश्न आए तो उसमें सारणी भी पूछी जा सकती है। आगे देखिए 30वां प्रश्न, 30वां और इसका जो लास्ट प्रश्न है वो है कि किसी शहर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 9 रुपये है। पहला किलोमीटर का जो किराया है, पहला किलोमीटर इसका किराया कितना है? 9 रुपये है। बाद का प्रत्येक यानी बाद का किराया 6 रुपये प्रति किलोमीटर। ओके, और आपको दे रहा तय की गई दूरी यानी कुल दूरी
कुल दूरी आपको दे रखी है x किलोमीटर और कुल जो खर्च है वो कितना दे रखा है, कुल किराया जो भी है कितना दे रखा है y दे रखा है। देखिए हमें इसका क्या करना है, समीकरण बनाना, समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखो हमारे पास जो दूरी है, जो टोटल दूरी हमें तय करनी है उसके देखो दो भाग हो गए, ये हमें टोटल दूरी तय करनी है, इसके दो भाग हो गई। देखो दो भाग कैसे हो गया, 1 किलोमीटर का तो किराया लगेगा कुछ अलग, बाकी का लगेगा कुछ अलग। तो देखिए कुल कितना है, ये x है, जिसमें से 1 किलोमीटर हमने ये तय कर लिया जिसकी रेट अलग है, बाकी जो कितना बचा ये देखो टोटल x है, ये सॉरी हमने 1 तय कर लिया है तो पीछे कितना रहेगा x माइनस 1 रहेगा पीछे। टोटल x है, 1 किलोमीटर का कुछ किराया अलग है तो 1 किलोमीटर अलग हो गया, बाकी का अलग होगा तो वो क्या होगा x माइनस 1 होगा। इसका किराया कितना है 9, तो 9 से गुणा कर देंगे। इसका किराया कितना है 6 से गुणा कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें जो किराया मिलेगा टोटल वो क्या होगा y होगा। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे 1 गुणा 9, क्योंकि पहला 1 किलोमीटर इसका 9 रुपये लग रहा है, प्लस जो बाकी किलोमीटर बचे वो क्या बचे x माइनस 1 बचा है, इसका भाड़ा कितना लग रहा है 6 रुपये लग रहा है, 6 से गुणा करेंगे और इनको जोड़ते हैं तो टोटल भाड़ा मिलता है वो कितना है y। तो देखो 9 का 1 से गुणा करेंगे 9 प्लस 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6x माइनस 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 बराबर में y। तो देखिए यहाँ पे 6x 6 घटेंगे 9 में से तो प्लस के 3 बराबर में y, ये आपके समीकरण हो गया। तो ये प्रश्न थे जो 1 से 10 तक पेपर में पूछे जाते हैं, एक एक अंक के होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इनमें हम संख्याएं चेंज हो सकती है जो प्रश्न हमने लिए हैं उसमें, तो आपको विशेष रूप से इनको देखना है और समझना है। अगर इनकी जगह संख्याएं चेंज होगी तो अगर 30 प्रश्न हमको आएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप पूरे 10 प्रश्न सोल्व करके आओगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम जो प्रश्न है अपने 2-2 अंक के 11 से लेकर 15 तक के 5 प्रश्न जो हैं, तो उन प्रश्नों के लिए कुछ मैंने 15-16 प्रश्न लिखे हैं तो उनका वीडियो हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।